नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर और खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां कृषि मंत्रालय की डिजिटल ग्रीन संस्था के साथ समझौता किया गया है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन संस्था के साथ राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल मंच बनाने के लिए समझौता किया है। मंच चलाएगा डिजिटल पुस्तकालय, विभिन्न भाषाओं में किसानों को सामग्री कराई जाएगी उपलब्ध। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका मिशन के बड़े नेटवर्क का किया जाएगा कौशल विकास। कृषि मंत्रालय में सचिव मनोज आहूजा ने कहा है कि डिजिटल कृषि इकोसिस्टम किसानों को जोड़कर हमारी विस्तार प्रणाली को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने में मदद करेगी। डिजिटल क्षमता किसानों को डिजिटल कृषि का लाभ उठाने में सहायता करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट में घोषित कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में करेगी काम। भारत में कृषि, आजीविका और संबद्ध क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक एक्सटेंशन वर्कर्स हैं। ये महत्वाकांक्षी पहल कृषि, बागवानी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका विभागों के आउटरीच कार्यक्रमों को आगे ले जाने का सस्ता रास्ता तय करेगी। ये प्लेटफॉर्म 6 महीने के भीतर लॉन्च किया जाना है और इस प्लेटफॉर्म में पोर्टल तथा देश भर के पूरे कृषक समुदाय की सेवा करने की क्षमता होगी। समझौता डिजिटल ग्रीन के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, जो एक पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है। ये छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, उनकी एजेंसी को मजबूत करने की शक्ति का लाभ उठा रहा है। डिजिटल ग्रीन टेक्नोक्रेट और सामाजिक विकास के प्रति उत्साही रिकिन गांधी द्वारा स्थापित किया गया है। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है। 25 लाख से अधिक किसानों के लिए सेवारत और इसने 4000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता में वृद्धि की है। G20 की बैठकों के अंतर्गत आगामी 13 से 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश इंदौर में कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत भाषण देंगे और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को इंदौर में होने वाली G20 की कृषि कार्य समूह की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि बैठक की बेहतर तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़े केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि इंदौर में पिछले दिनों बड़े इवेंट्स हुए हैं। इंदौर ने योग्यता एवं कुशलता के साथ कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति का प्रकटीकरण हो। बड़े कार्यक्रमों से मिले अनुभव के साथ ही G20 की बैठक सफलता से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की टीम इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक बेहतर ढंग से कराई जाए और मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में प्रचार सामग्री तैयार कर उपस्थित डेलीगेट्स को उपलब्ध कराई जाए। G20 में भाग ले रहे सभी डेलीगेट्स को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ODOP मोमेंटो भी दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक स्थान, स्मारक और बाजारों में प्रतिनिधियों के सहज प्रवेश को सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर केंद्र सरकार का विशेष जोर है। इस पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वन नेशन वन यूरिया सरकार की एक पहल है, जिसके तहत भारत यूरिया का बोरा बनता है और इसी बोरे या बैग में पूरे देश में यूरिया सप्लाई होता है। बैग पर प्रिंटिंग अत्याधुनिक तकनीक से की जाती है, लेकिन ये बैग बनता कैसे है और कैसे इस पर प्रिंटिंग होती है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वन नेशन वन यूरिया सरकार की एक पहल है और इसके तहत भारत यूरिया का एक पैकेट बनता है और उसी पैकेट में पूरे देश भर में यूरिया का सप्लाई होता है। लेकिन ये पैकेट बनता कैसे है, ये बोरा बनता कैसे है? हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये मशीन लगी हुई है जो 1 मिनट में करीब 200 से ज़्यादा बोरी का निर्माण कर पाती है। हमारे साथ हैं कंपनी के जो MD है हितेन मेहता जी। कैसे ये प्रक्रिया चलती है बोरा बनाने की? ये बोरा बनाने की जो प्रक्रिया है, पहले जो होती है
उससे एक पीपी के रोल बनते हैं, वोन फैब्रिक जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में गुड़िया बोलते हैं, जिससे सीमेंट की भी बैग बनती है, यूरिया की बैग बनती है। तो पहले वो पीपी के रोल बनते हैं और फिर वो प्रिंटिंग मशीन पे आता है। तो प्रिंटिंग मशीन के बाद वो प्रक्रिया जरा हमें समझाइए कैसे काम करता है। तो ये जो प्रिंटिंग मशीन है ये एशिया की वन ऑफ द बेस्ट और फर्स्ट मशीन है जो ये भारत यूरिया के लिए बनी है, जिसमें जो गवर्नमेंट को जो लोगो चाहिए अपना परफेक्टली प्रिंटेड लोगो चाहिए, जो एकदम परफेक्ट प्रिंट होता है, दैट टू एट द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की स्पीड पे होता है। तो ये मशीन जो बनाई है एकदम परफेक्ट, एकदम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनी है, जिसमें सब जर्मन ड्राइव्स लगे हैं, जर्मन सर्वो मोटर लगे हैं और सब आइटम्स जो है असेंबल इंडिया में किया है। और मैक्सिमम हमने जो इंडिया में मिलता है, जो पार्ट्स मिलते हैं इंडिया में, मैक्सिमम हमने इंडियन पार्ट्स लगाया है। लेकिन जहाँ हमें यूरोप जाना पड़ा है वहाँ हमने यूरोपियन पार्ट लगाया है। प्रिंटिंग स्टेशन से 8 प्रिंटिंग स्टेशन से, ये सब सर्वो ड्रिवन स्टेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। ये मशीन जो हमने बनाई है इट इज़ एज गुड एज एनी यूरोपियन स्टैंडर्ड मशीन। यहाँ 8 कलर प्रिंट होने के बाद ये देखो पूरा प्रिंट होके आ गया, भारत यूरो का लोगो आ गया। यहाँ पर क्या होता है? ये कैमरा है, तो जो प्रिंट हो रहा है, देखो यूरो का लोगो प्रिंट हो रहा है, तो जो प्रिंट हो रहा है 200 मीटर पे दिखता नहीं है, तो वो कैमरा कैप्चर करता है। कैमरा होता है जो अपने को यहाँ दिखाता है कि क्या प्रिंट हो रहा है। ड्रोन दिख रहा है, झाड़ पान दिख रहे हैं, जो भी दिखाना है क्लियर दिख रहा है सब कुछ। तो यहाँ आके प्रिंट होके रिवाइंड हो जाता है और इसके बाद ये बोरे जाते हैं बोरे बनने के लिए, इसको कटिंग स्टिचिंग बोलते हैं। वो कटिंग स्टिचिंग बन के फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते हैं। 1 मिनट में कितना बोरा बनता है? ये 1 मिनट में 200 बोरा बनेंगे, 200 बोरा प्रिंट होगा 1 मिनट में। और पूरी तरीके से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी कम समय में ये अधिक से अधिक भारत यूरिया का बोरा तैयार करता है। कैमरामैन महेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं असम के 12वें पूर्वी हिमालयी व्यापार मेले की। असम के उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने 12वें पूर्व हिमालयी व्यापार मेले का उद्घाटन किया। असम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खेल मैदान में भारतीय व्यापार विकास संगठन द्वारा आयोजित मेले का उद्घाटन। व्यापार मेलों के माध्यम से छोटे उद्यमों को मिलता है साहस और व्यापार के विस्तार से उनको लाभ होता है। व्यापार मेले के माध्यम से उद्यमियों को बाहर के उद्यमियों के साथ बातचीत करने का एक अवसर उनको मिलेगा। अपने स्वयं के व्यवसाय से जुड़े विभिन्न बातों के बारे में जान सकेंगे छोटे उद्यमी। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य की राजधानी में व्यापार मेला नियमित रूप से हो आयोजित, इससे राज्यों के उद्यमियों को होगा लाभ। व्यापार मेले में भूटान और नेपाल को भी शामिल करने की जरूरत पर बल दिया गया है। एमएसएमई का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस क्षेत्र में व्यापार का विस्तार करना है। संगठन औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ रहे क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए प्रयास जारी रखेगा। और अब ट्रॉट मछली के बीज के लिए जम्मू के राजौरी के किसानों को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस मछली के बीज किसानों के लिए राजौरी में ही उपलब्ध होंगे। ट्रॉट हेचरी फालिनी इकाइयों ने राजौरी जिले में पहली बार बेरोजगार युवाओं को बीज प्रदान किए और जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान किया। किसान पीएम किसान संपदा योजना के तहत ट्रॉट फिश फ्रेमिंग व्यवसाय से खुश हैं। दरअसल ट्रॉट फिश 500 रुपए प्रति किलो बिकने वाली एक महंगी मछली है। राजौरी जिले के बुडाल ब्लॉक में ट्रॉट फिश हेचरी फलनी में ट्रॉट फिश फार्मिंग की गई इकाइयों की स्थापना के लिए 1,80,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। ऐसा सिस्टम हमने देखा जो जिंदगी में कभी देखा नहीं, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा, गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी तो इंशाल्लाह हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी और वो बेरोजगारी उनकी दूर हो जाएगी। फार्म खुल चुके हैं जिनमें लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है, वहाँ लोग काम करते हैं। उनमें इस वक्त हम अगर जाके देखेंगे तो उन्हें मछलियाँ मौजूद होंगी, हर किस्म की सहूलियत वहाँ मिलती है उन लोग। हम अपनी फलने की बात करेंगे, इसमें तकरीबन 20-25 फार्म खुले हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने पीएम गति शक्ति की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीएम गति शक्ति के अंतर्गत संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण अपनाए जाने की सराहना की और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत योजना और तालमेल के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न मंत्रालय अब मौलिक रूप से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान योजना अपना रहे हैं। रेलवे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब 2000 से अधिक माल भंडारों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं। कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह और खाद्य और सार्वजनिक वितरण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी वाले 156 महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की गई है और इनके माध्यम से अत्याधुनिक 5G नेटवर्क लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग और राज्य सरकारें 5G सेल स्थापित करने के लिए उपयुक्त मार्ग की पहचान कर रही हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त हो सकती है। वहीं मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी ताजा विक्षोभ के कारण फिर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 8 से 10 फरवरी तक बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज और कल बारिश देखने को मिल सकती है। और अब आपको मिलवाते हैं डिंडोरी की लहरीबाई से। इनका काम ही इनकी पहचान है। इन्होंने सिर्फ अपने विजन की वजह से ही 150 से ज्यादा किस्म के मोटे अनाज के बीजों को संरक्षित और संवर्धित किया है। मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर अब ये बन गई हैं। श्री अन्न यानी मोटे अनाज के ब्रांड एम्बेसडर से आपको मिलवाते हैं। ये है बैगा जनजाति की लहरीबाई। मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला और उसका सिलपदी गांव इनका पता है। आसपास के क्षेत्र में इनका पता मोटे अनाज के बीज भंडार के रूप में बन चुका है। ग्रामीण आवास योजना से बने इस 2 कमरे के मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से बीज भंडार में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुटकी, सनवा, मड़िहा, कुडू जैसे दुर्लभ और छोटे मोटे अनाज के बीज सहित कुल 150 किस्म से ज्यादा बीज हैं। हमारे यहाँ जो बीज होते थे वह विलुप्त हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए हमने विलुप्त हुए बीजों को अन्य गांव से लेकर आए और उनका उत्पादन किया। किसानों को बीज बांटे और फसल आने पर उन्हें वापस लिया, जिसके बाद आज 16 तरह के विलुप्त बीजों को फिर से वापस पा लिया है। वैसे तो हमारे पास 30 किस्म है, लेकिन बाकी बहुतायत में है। लहरीबाई ने इन सभी फसलों को अपने खेतों में उगाया और उसके बीज को संरक्षित किया। इनका ये सफर अब 1 दशक से ज्यादा का हो चुका है। इन्होंने अपने गांव के किसानों के अलावा तकरीबन 54 गांव के लोगों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराए। मोटे अनाज के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लहरीबाई के योगदान को देखते हुए डिंडोरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने इनका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान के जोधपुर केंद्र में स्कॉलरशिप के लिए भेज दिया है। 400 से 500 किसान होंगे आसपास के गांव के, जिनको इन्होंने बीज दिया हुआ है और उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में तो नहीं कहूँगी, पर फिर भी उस बीज को संरक्षित करने के हिसाब से उन्होंने छोटे छोटे जोत में उसका खेती किया हुआ है, ताकि वो बीज उनका संरक्षित रह सके, जिसको वो अपना गौरव भी मानते हैं। साल 2023 को मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन अब भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले लहरीबाई से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी छा रहा है। मोटे अनाज कम सिंचाई में अच्छी उपज देने वाले होते हैं, साथ ही ये पोषण के लक्ष्य को भी पूरा करने, फसल चक्र को सुचारू बनाने और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले भी हैं। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के आपदा प्रबंध केंद्र की ओर से आज मसूरी में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मंडी भाव को। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजरे के भाव में सुस्ती रही। दहेगाम, लालसोट, जयपुर और बदायूं मंडी में बाजरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। वहीं किशनपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 4 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 2,590 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 3 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,487 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को बाजरे का भाव था 2,180 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2,175 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जयपुर मंडी में बाजरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 2,275 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 63 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,212 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 4 फरवरी को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,085 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 2,080 रुपए पर हुए। हालांकि किशनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 6 फरवरी को बाजरा 2,200 रुपए पर बिका। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जसदन मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं विजयनगर और कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 4 फरवरी को ज्वार का भाव रहा 2,400 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,400 रुपए पर बना रहा। राज्य की जसदन मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को सफेद ज्वार का भाव था 5,400 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 5,500 रुपए पर हुए। राज्य की विजयनगर मंडी में 4 फरवरी को ज्वार का भाव रहा 2,650 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदों में 70 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 2,580 रुपए। वहीं कोटा मंडी में ज्वार के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 फरवरी को ज्वार का भाव था 2,500 रुपए। 6 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,400 रुपए। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद आइए अब किसान समाचार में बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। यहीं गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके अलावा लौकी और भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार करें। अभी खीरे की बुआई करते रहें। मध्य प्रदेश में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। मध्य प्रदेश में काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के।
छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, साथ ही लीची के बागों में सिंचाई करने का समय सही है। किसान काबुली चने के खेत की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत में सिंचाई कर ले, इस समय मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं मूंग की बुआई कर ले। इसके साथ ही उड़द की बुआई करते रहें। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी के बागों में सिंचाई कर ले। सूरजमुखी के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और किसान समाचार में खेती किसानी के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली मेयर पद के चुनाव में हो रही देरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के लिए तैयार है। आज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने मामला उठाया था। कहा कि जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या के समान है। 2 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन मेयर नहीं चुना गया। बिहार के जदयू एमएलसी राधाचरण साहा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। बिहार के पटना, आरा के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी साहा के 18 ठिकानों पर आईटी टीम ने दबिश दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को हज नीति जारी कर दी है। हज यात्रियों को अब यात्रा पर कम खर्च करना पड़ेगा। पैकेज को प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक सस्ता कर दिया गया है। पहली बार यात्रा फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध होगा। साथ ही 45 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए आवेदन कर सकेगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 17 से 20 फरवरी तक नेपाल के दौरे पर जाएंगे। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा के विशेष निमंत्रण पर जनरल पांडे का नेपाल दौरा तय हुआ है। जनरल पांडे का ये दूसरा नेपाल दौरा होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता में गुवाहाटी में बैठक जारी है, जिसमें G20 देशों के 320 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेज दिया है, जिसमें एनडीआरएफ के 100 जवान शामिल हैं और साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और राहत और बचाव कार्य में आने वाले आवश्यक उपकरणों को भी भेजा गया है। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन संस्था के साथ राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल मंच बनाने के लिए किया समझौता। मंच चलाएगा डिजिटल पुस्तकालय। विभिन्न भाषाओं में किसानों को सामग्री कराई जाएगी उपलब्ध। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका मिशन के बड़े नेटवर्क का किया जाएगा कौशल विकास। G20 की बैठकों के अंतर्गत 13 से 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश इंदौर में कृषि कार्य समूह की पहली बैठक की जा रही है आयोजित। बैठक में 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे स्वागत भाषण। विकास प्रदर्शनी का किया जाएगा उद्घाटन। असम के उद्योग मंत्री ने 12वें पूर्वी हिमालयाई व्यापार मेले का किया उद्घाटन। कहा कि मेलों के माध्यम से MSME में लगे छोटे उद्यमियों को व्यापार के विस्तार से होता है लाभ। MSME का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापार का करना है विस्तार। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन में गिर सकता है पारा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल क्षेत्र में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की जताई संभावना। किसान समाचार में आज बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।